You are currently the only person in this मतलब सिर्फ conference. एक्सेल है। एक्सेल भी दिया है, क्या होता है एक्सेल ही तो होता है। पावर बीआई अच्छा देखो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी तो मैं तो सजेस्ट ये वाला उनको तो अपना वो बनाना है बस उनको अपनी सेल्स शो करनी है। ज्वाइन कर लो। We were doing charts in the last class है ना। I believe stacked bar chart हमारा हो गया, पाई चार्ट हमारा हो गया, स्कैटर हो गया, लाइन चार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हो गया, वर्टिकल बार चार्ट हो गया है ना। ये सारे चार्ट हो गए हमारे। Let's wait for 1-2 minutes. इसके अलावा मैं स्कैटर चार्ट में श्योर नहीं हूं, पक्का हो गया था स्कैटर चार्ट हमारा। ये वाला चार्ट लेट मी शो यू। ये वाला चार्ट हो गया था, ये नहीं हुआ ना, वही मैं पूछ रहा था। आपका जो पाई चार्ट हो गया होगा, ये पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये हुआ था हमारा है ना। स्टैक बार चार्ट और हॉरिजॉन्टली था तो मुझे ही पता है। लाइन चार्ट भी हो गया हमारा, हाँ मल्टीपल लाइंस हमने बनाई थी है ना। ओके देन, सो द नेक्स्ट चार्ट इज स्कैटर चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड क्या चार्ट है, कहाँ बनाते हैं, एंड देन वी विल क्रिएट द स्कैटर चार्ट। फर्स्ट थिंग इज इस चार्ट को आप कहाँ यूज करते हो। whenever you need to do comparison between two numerical values, ठीक है। जब आपको दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना हो, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो भी चार्ट्स क्रिएट करे थे, तो आपका एक एक्सिस पे क्या आता था, कैटेगरी, दूसरी एक्सिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे ही आता था। बट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल आएगा और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल। मतलब मुझे इस तरीके की चार्ट चाहिए, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। अब सेल्स भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, प्रॉफिट भी क्या है आपका, न्यूमेरिकल। अगर इस तरीके से मुझे कुछ चार्ट चाहिए तो फॉर दैट वी यूज स्कैटर चार्ट। यहाँ एक वैल्यू होगी, यहाँ एक वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे यहाँ एक बबल क्रिएट होगा, यहाँ एक वैल्यू होगी, यहाँ एक वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से ऐसे। मैंने आपको कोरिलेशन बताया था क्या? नहीं बताया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी है ना। तो यहाँ पे जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड प्रॉफिट, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में, वहाँ पे हम स्कैटर चार्ट यूज करते हैं। बेसिकली इसको यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। मीनिंग अगर मैं सेल्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या उससे प्रॉफिट पे कोई असर हो रहा है। अगर मैं सेल्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या उससे प्रॉफिट चेंज हो रहा है मेरा, हो रहा है ना। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हो, मतलब आप सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो, और जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रही है हमारा प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है।
जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेल्स योर प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, ये स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक है कोरिलेशन, ठीक है। वहाँ पे आपकी वैल्यू जो वेरी होती है वो -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सेल्स के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है आपका। कैसे हो सकता है? जैसे हर साल देखो आईफोन आता है नया मार्केट में, हर साल आता है आईफोन मार्केट में। आप देखो जब बारिश होती है, बारिश का टाइम आएगा तो अचानक से प्याज वगैरह सब महंगी हो जाती है, अम्ब्रेला का सेल बढ़ता है, ठीक है। अब वहां पे अगर आप कोरिलेशन देखोगे तो जैसी बारिश वगैरह आती है लोग प्याज व्याज खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं, बिकॉज में कीड़े वगैरह वो सब आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स लोग नहीं खरीदते ना, उसमें कीड़े आते हैं। तो जैसे ही आपका क्या हुआ, यहाँ पे मैं कोरिलेशन किसके बीच में बताऊं, सीजन के हिसाब से देख सकते हो, जैसे ही सीजन चेंज हुआ उसकी सेल्स डाउन चली गई, है ना। ऐसे अगर मैं आईफोन की बात करूं, अगर हम आईफोन्स का देखें, हर साल आईफोन जो है कॉस्टली हो जाता है, हर साल प्राइस जो है आईफोन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली कैसा होता है, जब चीजें महंगी होती हैं तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे सीजन बीच में आते हैं जहाँ पे आपकी वेजिटेबल बहुत महंगी हो जाती है तो लोग खरीदना कम कर देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो महंगी हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि चीजें महंगी होंगी तो लोग खरीदते कम है, बट आईफोन के केसेस में क्या होता है, महंगी हो रही है फिर भी लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन में आपका कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ। अगर इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ जा रहा है उल्टा, मतलब जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से वाई डिक्रीज हो रहा है, जैसे आपने प्राइस इंक्रीज करा लोगों ने खरीदना कम कर दिया, तो ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो यू कैन यूज स्कैटर चार्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका एक्स भी न्यूमेरिकल है, वाई भी न्यूमेरिकल है, इसके अलावा ऐसा कोई चार्ट नहीं है जहां पे आप कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। क्लियर है? क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो लेट्स जैसे किसी ने आपको, क्लाइंट ने डेटा दिया, ठीक है, और क्लाइंट ने आपको 50 कॉलम्स का डेटा दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा इन 50 कॉलम्स में से आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल कॉलम्स कौन से हैं, मोस्ट वैल्यूएबल कॉलम्स कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें से केपीआई निकाल लो कि आपका केपीआई वाला कॉलम्स कौन सा है, जैसे प्रॉफिट, सेल्स, जो मेन कॉलम्स होते हैं आपके, वो फाइंड आउट कर लो। उसके बाद आप कोरिलेशन यूज करो कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है, कहाँ पे आपको नेगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है। उस तरीके से जिसका जितना अच्छा कोरिलेशन है आप उन कॉलम्स को यूज करते हो। ये बेसिकली हम डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज कोरिलेशन। सेकेंडली, दिस चार्ट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउटलायर्स। आउटलायर्स बताया था मैंने क्या होता है, आउटलायर्स बताया था ना मैंने एक बार क्या होता है। आउटलायर्स बेसिकली वो डेटा पॉइंट होता है, ए डेटा पॉइंट which is completely different from other data points। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है, इसको लिखते लिखते, ठीक तो है। एग्जाम्पल वही ना, अगर 5,000, 10, 5,000, 1,000, 2,000 ये रेंज चल रही है और फिर अचानक से कोई लाख की वैल्यू आ जाए। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा डेटा पॉइंट आपके डेटा में जो विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपकी सेल्स है, ठीक है, नॉर्मली आपका जो सेल्स है वो आ रही है 50, 60, 70 इस रेंज में, देन अचानक से आपकी सेल आ रही है 7,000 या फिर इस तरीके से 70,000। अब ये जो डेटा है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है ना इससे, सो दिस इज योर आउटलायर। अब इससे इश्यू क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको मीन और एवरेज का थोड़ा सा बताया था ना, एवरेज और मीडियन का। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि एवरेज क्या है, एवरेज क्या है,
तो एवरेज नॉर्मली क्या होना चाहिए था, कुछ इस रेंज में कुछ होना चाहिए था ना, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज हमारी क्या है 50 से 100 के बीच में, एक ही तो वैल्यू है जो बहुत बड़ी है, बट अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो बहुत बड़ा वैल्यू आता है, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में जब हमारे पास आउटलायर्स हैं तो हम या तो इनको यूज करना अवॉइड करते हैं, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना वेदर आउटलायर है या नहीं, तो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर चार्ट। ठीक है, देन स्कैटर चार्ट हम यूज करते हैं टू फाइंड क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप्स। अगर मेरे डेटा में क्लस्टर्स बन रहे हैं, ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको भी वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्कैटर चार्ट। ठीक है, ये हम देख लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, जस्ट इन 3 चीजों के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। फर्स्ट इज टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब कॉलम, टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू कॉलम्स, टू फाइंड द आउटलायर्स एंड टू फाइंड क्लस्टर्स। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि एआई जो सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो एआई के अंदर है ना एक एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। एआई के अंदर वी हैव वन एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा पास्ट का डेटा है उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, और हम क्लस्टर्स क्रिएट करते थे कि अगर डेटा पॉइंट इस तरीके का होगा तो आज बारिश होगी, अगर डेटा पॉइंट इस क्लस्टर के अंदर आ रहा है तो बारिश नहीं होगी। इस तरीके से वी यूज्ड टू क्रिएट क्लस्टर्स। बस काफी है। ठीक है, समझ में आया स्कैटर चार्ट कहाँ क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट वन चार्ट। सो वी हैव दिस चार्ट जहाँ पे हमारे पास सेल्स है विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस डेटा को सेलेक्ट कर दो इस तरीके से। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वी कैन क्रिएट इंसर्ट, ये वाला चार्ट जो है ये आपका स्कैटर चार्ट है, यू कैन क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आपका एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली आपके चार्ट में जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेरी सेल्स क्या हो रही है, डाउन जा रही है ना। दिस इज द कोरिलेशन जो आप फाइंड कर रहे हो। जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रही है, वाई एक्सिस मेरा नीचे जा रहा है। अराउंड 2006 और 7 कुछ तो ऐसा हुआ मेरी कंपनी में, जैसे सीईओ चेंज हुआ, कुछ हमने मार्केटिंग कैंपेन्स इस तरीके की रन करी कि हमारी जो सेल्स थी वो कांस्टेंट हो गई अराउंड 100 लाख के आसपास, और फिर ये कंटिन्यू रहा सेल। ठीक है ना, जैसे बीच, अरे भैया दिख रहा है ना नीचे क्या 2010 सेल्स होगी क्या आपकी, ईयर है ना, ये ईयर है और ये आपका सेल्स है ना। जैसे रॉयल एनफील्ड का हुआ था, रॉयल एनफील्ड की अगर आप 90s की बात करो तो इनिशियली बहुत अच्छी सेल्स थी उनकी, फिर जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस और कुछ ईयर्स आप देखोगे बीच में अचानक से उनकी सेल्स बहुत नीचे जा रही थी। देन जो उनके जो बेटे थे उन्होंने उसको टेक ओवर करा, देन उन्होंने कुछ करा कि उनकी सेल्स अब रॉयल एनफील्ड की राइट नाउ मार्केट में बहुत है, बाकी बाइक्स की अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट स्कैटर चार्ट। ये करके देख लो एक बार। इसमें आप चाहो तो लाइन भी शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये डॉट्स के साथ साथ इंसर्ट में। स्कैटर चार्ट में भी हैव मेनी टाइप्स है ना, तो आप पहला वाला सेलेक्ट कर दो, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जैसा आपको चाहिए। हो गया। नाउ क्लिक ऑन द सेकंड शीट जहाँ पे हमारे पास एज वर्सेस हाइट है। ठीक है, इस पे क्लिक कर लो, ये बीच वाले चार्ट को डिलीट कर दो ना। यहाँ पे ये कुछ डेटा है, यहाँ पे एज और हाइट को सिलेक्ट कर लो,
पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब नाउ गो टू द इंसर्ट और यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करो, पहला वाला। नाउ फ्रॉम दिस चार्ट आपको दिखेगा एक पॉइंट है ऊपर टॉप में जो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स, दिख रहा है ना। सो दिस इज योर आउटलायर। कौन है ये, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो दिस इज हाइट है इसकी 0.25, 25-15 इसकी वो है रेंज। तो ये है पितरू, इंडिया से है, इसकी हाइट, इसकी एज है 25 और हाइट है 15 फुट का ये बंदा है। देखा है कभी 15 फुट का बंदा? तो ये है आउटलायर। ठीक है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो नॉर्मली जो भी इन्फेंट्स हैं 0 से 10 साल की जिनकी एज है, वो उनकी हाइट देखो कितनी है, 2 फुट है। 2 फुट के अंदर अंदर है सबकी हाइट, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की एज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हाइट भी देखो इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक क्लस्टर को देखोगे, ये यहाँ पे एक क्लस्टर बन रहा है, एक ग्रुप बन। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, उसी को हम क्लस्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक सर्कल बन के दिखेगा, वो आपको खुद से फाइंड करना होता है। अच्छा ये क्लस्टर बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके का एक क्लस्टर बना सकते हो 50 से 70 की रेंज में। दिस इज योर क्लस्टर, है ना। 10 से 20 के बीच में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा हाइट इंक्रीज हो रही है लोगों की, उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर, और एक क्लस्टर फाइंड कर सकते हो, आउटलायर्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। नॉर्मली स्कैटर प्लॉट को हम एक्सेल में यूज नहीं करते हैं। जब आप मशीन लर्निंग वगैरह करोगे ना, यूज मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वहां पे हम इसे बहुत यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्सेल, पावर बीआई, इनमें अगर आप देखोगे ना कभी भी, तो हम स्कैटर प्लॉट को यूज नहीं करते, बहुत रेयरली यूज करते हैं। क्लियर है? स्कैटर प्लॉट सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। Now then, just open this chart, tree funnel heat, ये आपके पास आएगा। ये वाली फाइल है हमारे पास, ट्री फनल हीट, इसको ओपन कर लो। ये बेसिकली कुछ चार्ट्स हैं जो एक्सटेंशन है आपके बार चार्ट के। जो हम बार चार्ट बनाते हैं ना, लाइन चार्ट वगैरह बनाते हैं, अगर आपको वो चार्ट नहीं बनाने और कुछ ऐसा दिखाना है कि आपको बहुत अच्छा आता है चार्ट बनाना, तो फॉर दैट यू कैन यूज दीज चार्ट। अदरवाइज आप नॉर्मली वो चार्ट भी बनाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बार चार्ट ही है, सेम बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, बेस्ट। बट क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक फनल की शेप में है। फनल का मतलब क्या होता है, कोन, आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, उसी शेप में है ये, ठीक है। इसी को, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, फनल, ठीक है। मैथमेटिक्स में शेप को हम बोलते हैं फनल शेप, ठीक है। तो अगर फनल की शेप में आपका चार्ट है तो उसको हम बोलते हैं फनल चार्ट। सेम बार चार्ट ही होता है, कुछ नहीं है। यूज कहाँ करते हो आप इस चार्ट को, जहां पे आपको ये देखना हो कि मैंने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए और मेरे मल्टीपल स्टेप्स से मेरी सेल्स में कितना डिफरेंस आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है मार्केटिंग का, मार्केटिंग कैंपेन्स है ये। हमने पहले एसईओ शुरू करा तो हमारी सेल्स इतनी थी। जैसे जैसे मैंने मार्केटिंग में चीज़ें ऐड करी, एसएसएम करा, एसबीएम करा, जो भी है ये सब चीज़ें मैंने करी, रिपोर्टिंग करी, एनालिटिक्स में गए हम, तो धीरे धीरे मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है। इसी को ही मुझे अगर चार्ट के फॉर्मेट शो करना हो तो मैं नॉर्मल बार चार्ट भी बना सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मली बार चार्ट ही बनाते हैं, बट आप चाहो तो फनल चार्ट शो कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट द डेटा लाइक दिस, इंसर्ट में जाके यहाँ पे आइकन होगा, देखो नीचे ये कस्टम चार्ट वाला आइकन होगा, आपको जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपके पास ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर रिकमेंडेड चार्ट होगा, उसके बगल में ऑल चार्ट्स होगा, ठीक है ना। ऑल चार्ट्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो।
और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे एक्स्ट्रा चार्ट्स। ठीक है, तो फनल चार्ट है, फनल चार्ट पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन ओके। सो लाइक दिस यू विल हैव वन चार्ट। सर पुराने वाले एक्सेल में नहीं है आई गेस। हाँ, पुराने वाले एक्सेल में नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है चार्ट, नॉर्मली हम यूज भी नहीं करते इस चार्ट को कभी। ठीक है, हम नॉर्मली बार चार्ट से वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट सम स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे आपका मैनेजर आपको बोलता है कि नहीं आपको इस तरीके का चार्ट ही बनाना है, देन यू यूज दिस काइंड ऑफ चार्ट, अदरवाइज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस जस्ट रिमेंबर दिस, समवन इफ समवन आस्क यू इन द इंटरव्यू के फनल चार्ट क्या होता है, कहाँ क्रिएट करते हैं, just tell them whenever you need to see with steps how your KPI is changing with multiple steps, आपके KPI किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वहां पे you can use funnel chart। ठीक है ना, it is nothing but the bar chart only in the shape of funnel। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट चार्ट है। This सर is ये pre-map। इसमें कौन से प्लेटफॉर्म से कितनी सेल आ रही है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है? नहीं, इनिशियली आपकी सेल इतनी थी, जैसे आपने ये यूज करा SSM सोशल मीडिया मार्केटिंग, नहीं सोशल मीडिया नहीं, पता नहीं क्या है, ठीक है, SMM होना चाहिए था ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपकी सेल्स 50,000 से इतनी हो गई। फिर आपने ये यूज करा तो आपकी सेल्स इस तरीके से इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, जी सर, ओके। नेक्स्ट इज योर ट्री मैप। ट्री मैप है आपका एक्सटेंशन पाई चार्ट का। ठीक है ना, अगर आपको पाई चार्ट नहीं बनाना, ठीक है, तो आप ट्री मैप बना सकते हो। हाँ, ट्री मैप। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, देखो जो आपका पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में क्या होता है, आपके पिज्जा वाले स्लाइसेस बनते हैं, स्लाइसेस बनते हैं ना उसमें पाई चार्ट में, यहाँ पे क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा रेक्टेंगल बनेगा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सो उसकी रेक्टेंगल भी सबसे ज्यादा। जैसे राजस्थान है, यहाँ पे पर्टिकुलर इस डेटा में राजस्थान की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो इसी राजस्थान का जो आपका रेक्टेंगल है वो सबसे छोटा है। ठीक है, पाई चार्ट ही है, उसका एक एक्सटेंशन कह लो आप। ठीक है, दिस इज ट्री मैप। बट यहाँ पे एक चीज है, इनसाइड ट्री मैप आप परसेंटेज वगैरह शो नहीं कर सकते। यहाँ पे डेटा लेबल्स का ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। देखो मैंने यहाँ पे डेटा लेबल्स ऐड कर रखा है ना, तो उसमें सिर्फ मुझे स्टेट का नाम दिख रहा है, जो वैल्यू है वो शो नहीं होती। मैं एक बार इसके अंदर जाके देखूँ, अगर वैल्यू पे क्लिक करूँ, अच्छा वैल्यू भी आ जाएगी, पर वो नहीं आता सर आपका हो जो सकती है वैल्यूज, हाँ वैल्यूज आ सकती है। वी आर ऑल्सो यूजिंग द सेम चार्ट, बिजनेस एनालिटिक्स का जो हमारा टूल है हम सेम हाँ, चार्ट यूज करते हैं उसमें। और यहाँ पे परसेंटेज आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे पाई चार्ट में क्या होता है, नॉर्मली आप मार्केट शेयर यूज करते हो ना, आप परसेंटेज ऑफ टोटल शो करते हो, यहाँ पे वो आप शो नहीं कर सकते। वैसे इतना आपको याद रखना। ओके, तो कैसे क्रिएट करोगे, डेटा सेलेक्ट कर लोगे, यू कैन गो टू द इंसर्ट टैब, सेम यहाँ पे जो कस्टम चार्ट वाला ऑप्शन है वो यू कैन यूज ऑल चार्ट्स, और यहाँ पे आपको दिखेगा ट्री मैप, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन ओके। आपका इस तरीके से यू विल हैव वन चार्ट। ठीक है, सो दिस इज यूज टू शो द साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसे यूज करते हैं, टू शो द साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लेट जैसे आपको पाई चार्ट वाला ग्राफ बनाना है, पर आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा है, पाई चार्ट हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है 3 या 5 उससे ज्यादा नहीं है, उतनी है तो यू कैन यूज पाई चार्ट। बट लेट जैसे अगर आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा है तो वहां पे आप ट्री मैप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास एक्सेल में इतने ऑप्शंस नहीं है। अगर यही ट्री मैप अगर आप टैबलू में बनाओगे तो वहाँ पे बहुत ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे आप इसको बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो इस चार्ट। टैबलू का यूज बहुत होता है भाई, जितनी भी बड़ी MNCs हैं वहाँ पे पावर BI की जगह टैबलू यूज होता है।
पावर बीआई जो है, पावर बीआई क्या है, थोड़ा सस्ता है, इस वजह से आज मार्केट में ज्यादा यूज हो रहा है। अदरवाइज पहले टेब्लू ही यूज होता था बिफोर पावर बीआई, और अभी भी अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, अच्छी कंपनी में, वहां पे टेब्लू ही यूज होता है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इंटरएक्टिवनेस और इन टर्म्स ऑफ आपके जो विजुअलाइजेशन होते हैं ना, जो लाइक ब्यूटीफुलनेस की अगर मैं बात करूं, तो जो टेब्लू में जो चार्ट बनते हैं ना, उनको देख के तुम बोलोगे यार क्या बन गया, बहुत सुंदर चार्ट बनते हैं उसके। और उसमें मॉडिफिकेशन के भी बहुत अवेलेबल ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, मार्केट में पावर बीआई देखो एज ए फ्रेशर लेवल पावर बीआई आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैबलू को सीख के फ्रेशर लेवल पे जॉब लेने जाओगे, आपको कोई नहीं देने वाला, ठीक है। टैबलू के लिए आपको थोड़ा सा आपको आना चाहिए ना, और इतना सिंपल भी नहीं है सीखने में, थोड़ा सा आपको लगेगा। नेक्स्ट चार्ट इज योर हीट मैप। हीट मैप या फिर नॉर्मल मैप चार्ट। व्हेनेवर यू हैव ज्योग्राफिकल डेटा, क्या है आपके पास, ज्योग्राफिकल डेटा है आपके पास कभी भी, ज्योग्राफिकल डेटा का मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर डेटा में आपको कंट्रीज दे रखी है, आपको कॉन्टिनेंट्स दे रखा है, आपको स्टेट्स दे रखे हैं, सिटीज दे रखी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं, इस तरीके का अगर कुछ भी डेटा आपको दे रखा है, पर वो करेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट नेम्स होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो ये सही है या ये सही है, उत्तर प्रदेश के लिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ए आर और ई आर, ये ए है, मेरी थोड़ी वो है हैंडराइटिंग, यूटीटी ए आर, यूटीटी ई आर, क्या है उत्तर प्रदेश। तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक ना हो, अदरवाइज आपका एक्सेल उसको नहीं लेगा, ठीक है। मेक श्योर जो आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो राइट नाउ वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएसए और उनका एवरेज टेम्परेचर, जो साल का एवरेज टेम्परेचर रहता है, वो मेरे पास डेटा है। सो वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैप चार्ट। कैसे करोगे, जस्ट सेलेक्ट द डेटा, ठीक है, इंसर्ट कस्टम चार्ट, ओके, एंड देन आपका यहाँ पे दिख जाएगा, वैसे तो रिकमेंडेड में, बाकी आप ऑल चार्ट में जाके यहाँ पे ये जो ग्लोब है ना, इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये डायरेक्टली भी अगर आप इंसर्ट में जाओगे ना, तो आपको ये ग्लोब वाला ऑप्शन दिखेगा, मैप वाला, इसका आप डायरेक्टली क्लिक कर दोगे तो आपका इस तरीके का एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप थोड़े बहुत सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हो, पेंट में जाके इस तरीके से डार्क कलर सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे डेटा लेबल शो कर सकते हो, और वन मोर थिंग यू कैन डू इज आप चार्ट डिजाइन में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रेडिश कलर, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर को हम रेड कलर में ही शो करेंगे, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पे रेड कलर, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट मैप चार्ट। अगर आपकी कंपनी की सेल्स मल्टीपल कंट्रीज में होती है, तो वहां पे आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में मेरी सेल्स ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। जैसे आईफोन वाले हैं, है ना, एप्पल वाले, उनको चेक करना हो कि इंडिया में, चाइना में कहाँ पे मेरी सेल्स ज्यादा आ रही है ना, कहाँ पे यूजर सबसे ज्यादा है, तो फॉर दैट दे कैन यूज मैप चार्ट, है ना। क्या दिखाना चाहिए, नेम दिखा दो आप, लेबल्स में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको दिखाना है तो। यहाँ पे मैंने कैटेगरी नेम बंद कर रखा है, अब आ गया देखो, है ना भाई। इससे क्या है कि वो चीजें दिखाओ जिससे आपका डेटा जो चार्ट है वो गंदा ना दिखे, ठीक है। अब मैंने अगर कैटेगरी नेम यहाँ पे ऐड करा है, तो मुझे चार्ट का जो साइज है वो बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो है ना अच्छा नहीं दिखेगा। ये तो आपके जो कैटेगरी दिख भी नहीं रहे पूरे, अगर मुझे इनको पूरा दिखाना है तो मुझे पूरा इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर ये जो फॉन्ट है, मुझे इन फॉन्ट का जो साइज है वो कम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आपको फिर करनी पड़ेंगी अगर आप छोटी सी चीज चेंज करोगे तो। मैं उन सब में नहीं जा रहा अभी, सिर्फ वैल्यूज मेरे लिए इनफ है, ठीक है। क्लियर है कहाँ पे यूज करना है आपको मैप चार्ट, व्हेनेवर यू हैव एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। क्लियर।
ओके देन इसको हटा दो। जस्ट ओपन दिस फाइल एडवांस चार्ट्स। उससे पहले हिस्टोग्राम है हमारे पास, हिस्टोग्राम ओपन कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग डेटा साइंस, ठीक है। हिस्टोग्राम ओपन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू व्हाट इज द हिस्टोग्राम। इसको समझ लो पहले। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ बार चार्ट टाइप स्ट्रक्चर, इट हैज बार चार्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट को देखोगे कभी भी तो आपका इस तरीके का होता है ये हिस्टोग्राम। जैसे आपका बार चार्ट होता है ना, उसी तरीके से दिखाई देता है थोड़ा सा। ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे बीच में गैप नहीं होता। जैसे नॉर्मल बार चार्ट में आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। नॉर्मल बार चार्ट में आपका क्या होता है, बीच में गैप्स होते हैं, है ना, इस तरीके से। इसमें नहीं होते, ठीक है। हिस्टोग्राम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज टू शो काउंट ऑफ डेटा इन ए रीजन। इसलिए यूज करते हैं टू शो काउंट ऑफ डेटा इन ए रीजन, या फिर इट इज यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इट इज यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। मतलब मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, ठीक है, आपने एक डीजे का इवेंट ऑर्गेनाइज करा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया इस इवेंट को। जैसे उनकी जो एज थी, आपके पास एक एज कॉलम होगा, किसी की इस तरीके से एज है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपकी डिफरेंट एज आ गई, आपकी आ गई। अब मुझे ये पता करना है कि इतने लोगों ने मेरा इवेंट अटेंड करा, इनमें से कितने लोग ऐसे थे जो 15 साल से कम के थे, कितने लोग ऐसे थे जो 15 से 25 के बीच में थे, और कितने लोग ऐसे थे जो 25 से बड़े थे। मुझे ये फाइंड करना है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है कि मेरा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे इवेंट में किस तरीके के लोग सबसे ज़्यादा आए थे, तो अगली बार मैं उसी तरीके के गाने बनाऊंगा, उसी तरीके के इवेंट प्ले करूंगा। मुझे तो बिजनेस करना है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे प्रोडक्ट को किस तरीके का एज ग्रुप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको नहीं पता होता कि इसको सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करेगा, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, तो आप वहीं पे फोकस करोगे, वहीं पे ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, है ना। तो ये बहुत यूजफुल है ये पता करने के लिए कि किस टाइप ऑफ कस्टमर आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हो आपके डेटा का। कैसे कर लोगे? आप इस तरीके का एक चार्ट प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे आप रेंज क्रिएट करोगे। जैसे 0 से लेके 50, 15 से लेके 20, 25, जैसे 25 से 40 और फिर 40 से ऊपर। अब 0 से लेके 15 तक कितने लोग थे? एक ही बंदा था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएगा आपका काउंट, वाई एक्सिस पे क्या आता है? काउंट, और एक्स एक्सिस पे क्या आता है आपका? रेंज, ठीक है। इतना समझ लो पहले, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा लोग। उसके बाद हमारा पहले, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 3 5 7, 0 से 15 में कितने लोग थे? एक ही बंदा। तो इस तरीके का चार्ट। 15 से 25 के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, है ना। पहली बात तो 0 से 15 तक 2 लोग हैं ना, 1 और 2, एक 5 साल का बच्चा भी तो है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ तक होगा ये चार्ट कुछ, ठीक है ना। 15 से 25 तक कितने हैं? 15 काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, बस 5 है ना। तो आपका ये डेटा कहाँ तक जाएगा? यहाँ से लाइन
5 तक एंड देन यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। 25 से 40 तक कितने हैं? 25 तो आपका हो चुका है 1 2, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 पे आ जाएगा सेम। 40 से ऊपर कितने हैं? 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या आएंगी जो आपकी है, मतलब 2 5 2 1। तो आपको ये पता चल रहा है इस एज ग्रुप में कितने लोगों ने अटेंड करा? 5 लोगों ने। तो मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम किस पे फोकस करना है? 15 से 25। मतलब मुझे किस पे फोकस करना है? टीनेजर्स पे, है ना। मुझे टीनेजर्स पे ज्यादा फोकस करना है और यंग अडल्ट्स पे, ठीक है ना। क्लियर है? अब यहाँ पे जो रेंज होती है इसको हम बोलते हैं ग्राफ्स के फॉर्मेट में या फिर स्टैटिस्टिक्स में हम इसको बोलते हैं बिन्स, ठीक है। बिन्स मतलब कंटेनर, जैसे आपका डस्टबिन, कंटेनर ऑफ डस्ट। ऐसे ही है, ये क्या है आपका? डेटा बिन, कंटेनर ऑफ नंबर्स, ठीक है। एक रेंज क्या है? 15 से 25। एक बिन ही है ना, एक कंटेनर है ना, जिसके अंदर नंबर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। क्लियर है? हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज नथिंग बट द काउंट ऑफ डेटा इन ए रीजन, काउंट ऑफ डेटा इन ए रीजन, और इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? हिस्टोग्राम क्या होता है? एक्स एक्सिस पे आएगा बिन्स, वाई एक्सिस पे आएगा काउंट। वन मोर थिंग, इससे पहले आपने जो भी चार्ट क्रिएट करे वो सारे या तो 2 या तो 3 ये चाहिए, तो उसको कॉलम्स, एक्स एक्सिस पे एक कॉलम चाहिए, वाई एक्सिस पे एक कॉलम चाहिए, करेक्ट। ये जो चार्ट है, दिस चार्ट इज यूनिवेरिएट चार्ट। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल कॉलम चार्ट। आप इस चार्ट को विद ए सिंगल कॉलम क्रिएट करते हो। आपको सिर्फ देखो एज ग्रुप चाहिए ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ एज यूज करा, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा कॉलम यूज करा क्या? बना दिया ना एक चार्ट। तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल कॉलम ओनली यू कैन क्रिएट दिस चार्ट, ठीक है। यही सिर्फ अकेला एक ऐसा चार्ट है जो आप विद ए सिंगल कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों से ना पूछें, ये चार्ट जो है ज़्यादातर डेटा साइंस में यूज होता है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह में। बट बिकॉज ये जो आपका बैच है इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, कुछ लोगों का डेटा एनालिस्ट का कोर्स है, कुछ का डेटा साइंस का कोर्स है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि कौन सा चार्ट है, ठीक है। ओके देन, सो हमारे पास ये डेटा है स्टूडेंट नेम एंड स्कोर्स, ठीक है। सेम वहाँ पे इवेंट था, यहाँ पे स्कोर्स है, ठीक है। मुझे पता करना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो फेल है, कितने पास है, किसके इतने 20 में मार्क्स आए हैं। तो आई कैन सेलेक्ट द डेटा। यहाँ पे मुझे एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिंगल कॉलम से चार्ट क्रिएट हो जाता है। सेलेक्ट द डेटा, इंसर्ट, ये वाला आपका हिस्टोग्राम है, दिख रहा है ये वाला, जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपका इस तरीके से चार्ट आ गया। नाउ इसको पहले देख लो एक बार, ये जो चार्ट आया है इसमें एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये बिन्स आपके सेलेक्ट करे हैं, 10 से 57, 57 से 104, ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करा है। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो कोई और वैल्यू चाहिए होगी ना, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिएट कर लो, इतना कर लो, उसके बाद मैं आगे चेंजेस करवाऊंगा। जस्ट क्रिएट द हिस्टोग्राम फर्स्ट। हो गया, कर दिया क्रिएट। सिंपल है ना, एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है और जाके इंसर्ट में जाके हिस्टोग्राम पे क्लिक करना है, नथिंग मच। नाउ यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो क्या है? आपका काउंट है, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर रहा है आपका एक्सेल। ये है आपके बिन्स। अब मुझे बिन्स चेंज करने हैं, तो मैंने आपको बताया है चार्ट के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है
तो उस पर क्लिक कर लो, यहाँ पे बिल्स के ऊपर जाके डबल क्लिक कर लो जल्दी से, तो आपका इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। बिल्स पे जाके डबल क्लिक कर लो, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास देखो दिखेगा आपको बिन विड्थ करके ऑप्शन है और एक है नंबर ऑफ बिन्स। आप दो तरीके से बिन्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक है आप यहाँ पे नंबर ऑफ बिन्स पे क्लिक कर लो, तो राइट नाउ 2 सिलेक्टेड है, 2 की जगह अगर आप यहाँ पे 4 करोगे तो क्या होगा, देख रहे हैं 4 बिन्स क्रिएट हो गए। पर इसमें क्या होता है ना, जब आप ऐसे इस तरीके से क्रिएट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जो नीचे वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी, है ना। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आपको कितनी वो चाहिए, नंबर ऑफ बिन्स चाहिए, 3 लिखा है तो 3 आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ बिन्स आप क्या सेलेक्ट कर लो, बिन विड्थ। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो विड्थ रहेगी, जैसे 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है, आपका मिनिमम डेटा यहाँ पे 10 है, आपका 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 के बाद कितनी रेंज रखनी है आपको। लेट्स से मुझे रखना है 10 से लेके 30, तो 20 का गैप रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे बिन विड्थ में रख दूंगा 20। मैंने 20 का गैप रखा, तो पहला बिन बना 10 से 30 का, फिर 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से, समझ में आया। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट विड्थ्स। ये दो तरीके, या तो नंबर चूज कर लो या फिर विड्थ चूज कर लो। बाकी फिर अगर आपको चार्ट इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे लेबल्स वगैरह शो कर सकते हो, डेटा लेबल्स ज़्यादा बेटर होता है, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, है ना। ये चार्ट ज़्यादा बेटर है, हाँ। यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह भी है। हिस्टोग्राम क्या नहीं दिख रहा तुम्हारे में, यहाँ है देखो, इंसर्ट में जाओगे, ये वाला जो है ना बीच में, ये हिस्टोग्राम है आपका। दिख रहा होगा ना लाइन चार्ट के बगल में, हो गया। दिस इज योर हिस्टोग्राम। किसी को डाउट है हिस्टोग्राम में? सर दिस इज योर, सर ये 1030 कैसे लिया था, दोबारा बता दो बिन्स में। आपको बिन्स में जाना है, यहाँ पे डबल हाँ क्लिक करना है जी, जल्दी जल्दी। हाँ जैसे डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सर। यहाँ ये बिन 20 के, विड्थ, अच्छा 20 का गैप है इसलिए आपने 20 लिया। राइट। 10 पहला आपका 10 है, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, 10 तो आपके स्टार्ट होगा 10 से। 10 के बाद आपको गैप कितना रखना है, वही आपकी रेंज हुई ना। तो गैप मैंने बेसिकली, बिन विड्थ का मतलब क्या, वही हुआ ना, गैप हुआ, विड्थ, वो हाँ मैंने ठीक है, स्पेसिफाई करा। हो गया सर, ठीक है। हाँ, डबल क्लिक करना है आपको। ठीक है, सिंपल। ओके देन, नेक्स्ट चार्ट जो है आपका, जस्ट ओपन द एडवांस चार्ट्स। हो गया आपका हिस्टोग्राम, हो गया। बनने का ही मिलना नहीं ऑप्शन आपको, लेबल्स वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। दिखाना एक बार क्या कह रहे हो आप। हाँ, बन तो गया, मेरे में अलग है, दिखाओ दिखाओ तो कैसे अलग है। सेम ही तो है यार। ये देखो, आप क्लिक कहाँ कर रहे हो, मैंने आपको बोला है कि आपको ये जो लेबल है ना, इस पे जाना है और फटफट 2 बार क्लिक करना है। यार वो है ना, आपका क्या हो रहा है, वन थिंग यू कैन डू इज, यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो, बेटर होगा। और यहाँ पे आप फॉर्मेट एक्सेस पे नहीं जाओगे, सर ये पुराना वर्जन है तो ऐसा नहीं पुराना वर्जन है तो भी आप, एक सेकंड, ये आपके डेटा लेबल क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है। सर मैंने हिस्टोग्राम भी नहीं मिला है सर इसलिए।
हिस्टोग्राम भी ये वाला जो चार्ट है ना, हम्म, ये शायद गलत है। इसकी वजह से लेट मी सी शिफ्ट। ठीक है, पहले डेटा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गए, ये तो रहा हिस्टोग्राम। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ, इसमें आपका दिक्कत आ रही है, ये जो पुराना वाला जो वर्जन है इसमें आपका ये सेलेक्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, इसी में दे देता हूँ। नहीं, फिल लाइन, एक सेकंड, ये है तो एक्सेस ऑप्शंस, ये रहा ना, थोड़ा सा घुसना पड़ेगा अंदर। अच्छा, बिन विड्थ आ गया, हाँ और फिर यहाँ पे जाके आप उसको 20 करना। मतलब ये है कि अब जो नया वाला वर्जन है ना, हाँ, उसमें डायरेक्टली क्लिक करके हो जाता है, पुराने वाले वर्जन में आपको मतलब अंदर से। थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन द नेक्स्ट चार्ट इज एडवांस चार्ट वाली फाइल खोलो, ओपन कर लो। नेक्स्ट चार्ट इज योर कॉम्बो चार्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दैट चार्ट। नाउ टिल दिस पॉइंट मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने आपको स्टैक बार चार्ट कराया था। एक है ना एडवांस चार्ट करके एक फाइल होगी, मैंने आपको बताया था स्टैक बार चार्ट में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, स्टैक डॉट क्लस्टर्ड में एक चीज बताई थी, हम स्टैक डॉट क्लस्टर्ड बार चार्ट कब बनाते हैं, जब हमारे पास 2 कैटेगोरिकल कॉलम हो, ये बताया था ना, और 1 न्यूमेरिकल हो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन क्या था, कंपेयर सेल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो 1 कैटेगरी, 2nd कैटेगरी, 2 कैटेगोरिकल, और क्या न्यूमेरिकल क्या है, सेल्स। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते थे, इस तरीके से आपका एक इंडिया आ गया, इसके ऊपर एक यूएस आ गया, आपके इस तरीके से चार्ट आ रहे थे कुछ, है ना। दिस इज अ स्टैक चार्ट, क्लियर है, ये मैंने बताया था आपको। पर अगर मैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, कंपेयर सेल्स वर्सेस प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट countries, compare sales and profit of different countries। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 न्यूमेरिकल है ना, और 1 कैटेगोरिकल है। अब यहाँ क्या करोगे, अब स्कैटर बार चार्ट तो बना, सॉरी स्टैक बार चार्ट तो बना नहीं सकते, क्या करें, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल आ गए और 1 कैटेगोरिकल है। एक कैटेगोरिकल है मतलब ये जो आपका एक्स एक्सिस है वहां पे तो क्या आएगा, कंट्रीज ही आएगा, श्योर है ना, यहाँ तो कंट्रीज ही आना है। एक वाई एक्सिस पे आपका क्या आ गया, सेल्स आ गया। अब प्रॉफिट कहाँ डालें, सर अभी प्रॉफिट नॉर्मल लाइन चार्ट के थ्रू विजिबल होगा ना, लाइन जाएगी ना। लाइन तो जाएगी पर कहाँ डालोगे, लाइन तो जाएगी कि जो आपका प्रॉफिट बार है वो चार्ट लाइन की बन तरफ जाएगा, होगी। कंट्री ए सेल्स का बार चार्ट बन के उसके ऊपर लाइन जा सकती है ना, वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट लाइन तो की। जा सकती है पर कैसे जाएगी लाइन, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप देखो एक नॉर्मल बार चार्ट क्रिएट करोगे, लेट मी शो यू। ठीक है, ये तो मैंने जैसे क्रिएट करा है कर दिया। ठीक है, लेट जस्ट अगर मैं इस तरीके से डेटा सेलेक्ट कर लूँ, कर लिया, नाउ मैं इंसर्ट में जाऊँ और ये वाला बार चार्ट नॉर्मली सेलेक्ट करूँ तो मेरा देखो मंथ के हिसाब से सिर्फ क्या आ गया, ये इस सेल्स है, मेरा प्रॉफिट नहीं आया, नहीं आया ना। तो कैसे करेंगे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलेगा।
तो हमारे पास एक चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। एक्सेल में इसको कॉम्बो चार्ट बोलते हैं, बाकी हर जगह इसको हम बोलते हैं ड्यूल एक्सिस चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कॉम्बो चार्ट एंड ड्यूल एक्सिस चार्ट। मैं यहाँ पे बच्चों को घुमाता हूँ, इन दोनों के बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों से, ठीक है? स्टैक बार चार्ट और कॉम्बो चार्ट के बीच में बहुत रियरली ही कोई होता है जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है, बिकॉज दे गेट कंफ्यूज कि स्टैक में दो कैटेगोरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल, वहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ कैटेगोरिकल, ऐसे कुछ चीज। तो जहाँ पे आपके पास दो न्यूमेरिकल हो और एक कैटेगोरिकल हो, तो कैटेगोरिकल तो आपका एक्स एक्सिस पे आ गया और वाई एक्सिस पे ये एक सेल्स आ गया, यहाँ पे एक और वाई एक्सिस क्रिएट कर दो, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ आ जाएगा आपका कंट्रीज वर्सेस सेल्स का, और प्रॉफिट के लिए आपका यहाँ से एक लाइन चार्ट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? आप चाहो तो प्रॉफिट के लिए भी एक बार चार्ट शो कर सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि लाइन चार्ट ही आएगा, आप कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हो दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दो चार्ट बना रहे हो ना एक ही के अंदर, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। ड्यूल एक्सिस चार्ट में बोलते हैं आपकी एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस, दो वाई एक्सिस, दैट इज वाई दिस इज नोन एज ड्यूल एक्सिस चार्ट। टैब्लू में, पावर बीआई में इसको हम बोलते हैं ड्यूल एक्सिस चार्ट, एक्सेल में दिस इज नोन एज कॉम्बो चार्ट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे फायदा क्या हो जाता है, अगर मान लो मेरे पास कॉम्बो चार्ट नहीं होता तो मुझे दो चार्ट बनाने पड़ते हैं, एक कंट्री वर्सेस सेल्स, एक कंट्री वर्सेस प्रॉफिट, है ना? नाउ इसको बनाओगे कैसे? पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना। इंसर्ट में जाओ, कस्टम चार्ट में आ जाओ, कस्टम चार्ट में हमारे पास कॉम्बो चार्ट करके एक ऑप्शन होगा, दिख रहा है एंड वाला, जस्ट क्लिक ऑन दैट, पहले वाले पे क्लिक करो, नीचे थोड़ा सा देखो जो सेल्स है वो किस पे सिलेक्टेड है, क्लस्टर्ड कॉलम्स, और प्रॉफिट लाइन पे सेकंड वाले पे क्लिक कर लो यार, सेकंड वाला ज़्यादा सही है, ठीक है? एक ही बात है, सेलेक्ट कर दूंगा तो बन जाएगा, ठीक है? जो आपका प्रॉफिट है वो आपका आपने लाइन चार्ट पे सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे, और जो सेल्स है वो आपका कॉलम चार्ट है ना। इफ यू प्रेस ओके तो आपका इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। तो एक ही चार्ट के अंदर मैंने प्रॉफिट भी शो कर दिया इस वाली वाई एक्सिस पे, और इस वाली वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स शो कर दिया, ठीक है? इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हो जो आपको करना हो, वो देख लेना, ठीक है? कर लो, जल्दी से कर लो, क्रिएट द कॉम्बो चार्ट। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता कॉम्बो चार्ट क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, दो चार्ट बनाते हैं और दूसरे वाले को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं और फिर एक के ऊपर एक रख देते हैं। वैसे भी कर सकते हो आप, तो मेहनत जब बहुत ज़्यादा है, फॉर्मेटिंग आपको बहुत अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले दो चार्ट बनाओ, दूसरे को ट्रांसपेरेंट करो पूरा का पूरा, फिर यहाँ उसको मैच करो प्रॉपरली। क्लियर है? बन रहा है सबका? सर ये चार्ट को बन क्या करते हैं, आपने 20 दिया है लाइन, लाइन नहीं आ रही आपकी, आप क्लिक टिक बॉक्स है ना, आप क्लिक नहीं कर रहे होगे, देखो यहाँ पे, देखो ये जो कॉम्बो चार्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्लिक तो करो, सेलेक्ट तो करो सेकेंडरी एक्सिस को, दिखा है ना ऊपर सेकेंडरी एक्सिस, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे बनेगा नहीं ना। यहाँ पे इस एरिया में आपको क्लिक करना है दोनों चार्ट में से किसी एक लाइन पे, सर सीरीज 1 लिखा हुआ है क्या? हाँ, सीरीज नेम के आगे जो है एक देखो बॉक्स होगा छोटा सा, उस पर क्लिक करना है आपको। हुआ पक्का ना? हाँ ठीक है, मेरी खुशी के लिए बोल रहे हो यार, क्या बोला, ठीक है। एनीवेज क्लियर। नाउ नेक्स्ट चार्ट है गैंट चार्ट, ठीक है। इसका मैं आपको तो बस ये बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। मेरे पास इसका ना तो डेटा है
ना ही नॉर्मली एक्सेल में आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ ये होता क्या है। नॉर्मली एज ए डेटा एनालिस्ट आप इसको यूज नहीं करोगे। गैंट चार्ट बेसिकली क्या होता है, व्हेनेवर नॉर्मली गैंट चार्ट देखो कौन यूज करता है, जो आपका मैनेजर होगा ना, आइदर तो योर मैनेजर, ठीक है, और बेसिकली यूज किया जाता है बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए। जो बिजनेस टीम में होते हैं ना आपके, वो लोग इस चार्ट को यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, एचआर भी यूज कर सकता है इस चार्ट को। बेसिकली बताता क्या है कि जैसे आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करा, क्या शुरू करा, प्रोजेक्ट, और आपको उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करनी हो। क्या चेक करनी हो, प्रोग्रेस। अब एज ए मेंबर जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ेगा, जो अपर उसमें है लोग, मैनेजर हैं, उनके ऊपर जो लोग हैं, उन्हें चेक करना है ना कि नीचे प्रोग्रेस कैसे चल रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। तो वो लोग इस चार्ट को यूज करते हैं। होता क्या है कि एक प्रोजेक्ट को जब आप कभी वर्क करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक दिस, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आपका इसी तरीके से आपका चार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है आपका टाइम ड्यूरेशन, कि कितना टाइम लगा। यहाँ पे आपके डेट्स होते हैं, जैसे आपकी डेट है 4 अप्रैल 2026 से लेके आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में लग गई। ये क्या है, ऐसे भी बना सकते हैं इसमें। मुझे नहीं पता। ठीक है, वेट अ सेकंड, इसको ड्रॉ करें। ठीक है, तो अगर आपने आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करा था 4 अप्रैल से, तो आपका जो फर्स्ट टास्क है वो कहाँ पे फिनिश हुआ, इस तरीके से आपका एक बार आएगा। आपका फिनिश हुआ ये जैसे 1 महीना बाद, फर्स्ट टास्क को सॉल्व करने में आपको 1 महीना लग गया, तो यहाँ पे डेट आएगी आपकी, क्या आएगी, 4/5/26। ठीक है, फिर आपने सेकंड टास्क शुरू करा यहाँ से, या फिर आपने बीच में कहीं से शुरू कर दिया था सेकंड टास्क। अगर बीच से शुरू करा था तो यहाँ से कुछ ऐसा आपका पार आ जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से आपका थर्ड चार्ट बनेगा। इस तरीके से आपका कुछ गैंट चार्ट बनता है बेसिकली। ये क्या शो करता है आपको, प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट, किसके रेस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क को सॉल्व करने में कितना टाइम लग गया। अब इस तरीके से जैसे वो है ना, मल्टीपल लोगों की परफॉर्मेंस चेक करेगा। जैसे आपके प्रोजेक्ट में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को यही टास्क सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, सेकंड वाले को यही टास्क सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो वो ये फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन से स्क्रीन को देख के टाइम पास कर रहा है और कौन रियल में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट जो है नॉर्मली जो आपकी इंडस्ट्री में जो भी अपर लेयर पे लोग रहते हैं ना, वो यूज करते हैं टू ट्रैक द परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस। ठीक है, एज ए डेटा एनालिस्ट आप यूज नहीं करते इस चार्ट को, कौन करता है, बिजनेस टीम वाले जो हायर लेडर पे लोग रहते हैं ना, वो इसको यूज करते हैं इस चार्ट को। एक्सेल में नॉर्मली आप इस चार्ट को बना नहीं सकते, बनाओगे भी तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो चार्ट। ठीक है, अदरवाइज टैब्लू में बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, क्लियर है गैंट चार्ट क्या होता है, क्लियर है। इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, बट अगर किसी आप एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप एचआर वगैरह के रोल से जाते हो, तो दे माइट आस्क यू व्हाट इज द गैंट चार्ट। ठीक है, सिर्फ इतना पूछेंगे गैंट चार्ट होता क्या है। ठीक है, so it is a chart which is used to check the progress of an employee or a project with respect to time. ठीक है ना, बनाते यार मेरे पास डेटा होता। और नॉर्मली तो देखो मैं आपको दिखाऊं, इंसर्ट में जाओगे आप, यहाँ पे जाओ, पहले तो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, इंसर्ट में जाओगे और आप इसमें ऑप्शन में जाओगे, ऑल चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गैंट चार्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो है ही नहीं ऑप्शन, तो कैसे बनाओगे, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। ऐसा नहीं है कि इसको बना नहीं सकते, एक्सेल में बना सकते हैं,
सर आपने इसमें भी लिखा है यार, क्या जो आपने वो भेजा है उसमें नहीं लिखा है। तो जब बन ही नहीं सकता तो कैसे दिखाएगा यार? ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सेल में बन नहीं सकता, बन सकता है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा डेटा को कस्टमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और मुझे चीज़ें थोड़ी सी एक्सेल में चेंज करनी पड़ेंगी। उसमें फालतू में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और इतना काम का भी नहीं है आपका। ठीक है, जस्ट पर ये पता होना चाहिए गैंट चार्ट होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज तो जो पिछली क्लास में आपकी हो गई थी ना, जो मैंने आपको चार्ट्स बताए थे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके कोर्स के लिए। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार होता है, पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, देन है आपका वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, ये सब मैंने रिमूव नहीं कराया गया लास्ट टाइम जिसको पढ़ाया था। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, किसी को आइडिया है, किसी ने यूज करा है? बेसिकली फाइनेंस में यूज करते हैं इस चार्ट को। ठीक है, फाइनेंस में या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपको यूज करना हो तो आप इस तरीके के चार्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे कुछ चार्ट होते हैं, आपके कैंडल चार्ट होते हैं, या फिर ये वाटरफॉल चार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर कर रखा है कि जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, ठीक है, 60,000, आपकी सैलरी क्रेडिट हुई 60,000। ठीक है, अब जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुई उसमें से बिल्स कट गए, 12,000 का तो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कट गया पिछले महीने का, ग्रोसरी का बिल कट गया 10,000 का, ट्रैवल का 5,000 कट गया, फूड का इतना कट गया, रेंट इतना कट गया। फिर आप कहीं पे पार्ट टाइम भी वर्क कर रहे हो तो उसका आपको ये पैसे मिले। आपने क्रेडिट कार्ड पे बिल तो करा तो उसका कैश वैल्यू मिला आपको, दिस इज योर 1,500। फाइनली आपकी सैलरी जितनी थी उसमें सब कितनी बची, इतनी बची। तो अगर मुझे ये चेक करना हो कि इनिशियल सैलरी से लेके जो मेरी फाइनल सैलरी मेरे पास बची है वो कैसे चेंज हुई, मुझे ये पता करना है कैसे कैसे चेंज हुई, कि पहले कितना माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ, कितना प्लस हुआ, प्लस हुआ तो वो ग्रीन में शो हो, माइनस हुआ तो वो रेड में शो हो। इस तरीके से मुझे चेक करना है। तो अगर आपको ये चेक करना हो हाउ योर इनिशियल वैल्यू इज चेंज टू फाइनल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेप में कैसे कैसे चेंज हुई, वहां पे आप वाटरफॉल चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको ना, ठीक है, ये हो गया, ये बहुत सिंपल है बनाना, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके का आपका डेटा है। ठीक है, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, सेम प्रोसेस जो अब तक हमने बनाए हैं। ठीक है, ऑल चार्ट, यहाँ पे आपका दिखेगा आपको वाटरफॉल चार्ट कहीं पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस, बन गया चार्ट आपका। ठीक है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या है कि आपको ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है आपकी पहली वाली, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। वाटरफॉल चार्ट के अंदर जो आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है वो ग्रे कलर में होती है। ठीक है, और उसको आप टोटल शो करते हो, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है। तो पहले वाले पे क्लिक कर लिया बार पे, पहले इसको बना लो, पहले इस वाटरफॉल चार्ट को बना लो, उसके बाद आई विल टेल यू द स्टेप्स। देखो ये गैंट चार्ट का एग्जांपल है, मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली यूज होता है। तो आपका देखो प्लानिंग में कितना टाइम लग गया, वीक 1 से लेके जनवरी, वीक 1 से लेके कितना लग गया, वीक 3, 4 के बीच तक का टाइम लग गया। जैसे ही प्लानिंग हमारा खत्म होने वाला था उससे पहले हमारी पैकेजिंग शुरू हो गई। ठीक है, प्लानिंग किसने करी, बॉब जॉनसन ने। पैकेजिंग कौन करवा रहा है, हेनरी लेब्लैन। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ वीक 4 से जनवरी के, कहाँ पे खत्म हो गया, वीक 4 फरवरी के। सो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे कैसे उसका फ्लो है, दिख रहा है ना, दिस इज गैंट चार्ट। ठीक है, क्लियर है? वही चीज है ना जो मैंने बताई, वही चीज है। ठीक है, हाउ योर प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग। ठीक है ना, मैंने आपको डेट के फॉर्मेट बताया था, इन्होंने वीक्स और मंथ्स के फॉर्मेट में ले रखा है। ठीक है, कर लो जल्दी से वाटरफॉल चार्ट।
ऐसे क्यों आ रहा है? मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है इसको ऐसे ही आएगा ना, कंप्लीट हो रहा है। आप सारे स्टेप एक साथ तो शुरू नहीं करोगे, ठीक है। प्लानिंग था वो वीक यहाँ पे आया तो आपने ये शुरू कर दिया पैकेजिंग, ठीक है। मार्केटिंग शुरू कर दिया आपने बाद में, जैसे आपकी पैकेजिंग खत्म हो गई, ठीक है। फिर आपकी मार्केटिंग के साथ साथ आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी ना, आप सेल्स और मार्केटिंग साथ साथ करते हो, तो इसलिए बीच में आ रहा है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आप शुरू से ही काउंट कर रहे हो कैसे हो रहा है, ठीक है? हो गया। अब इस वाटरफॉल चार्ट में जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इनिशियल वैल्यू के ऊपर मेक श्योर पहला बेस्ट इनिशियल वैल्यू ही सिलेक्टेड हो, बाकी ना हो। इनिशियल बार ग्राफ पे राइट क्लिक कर लेना और उसको कर देना सेट एज टोटल। जैसे क्लिक करोगे राइट क्लिक करके सेट एज टोटल, तो ग्रे कलर का हो जाएगा। जैसे आपका ब्लू कलर में शो हो रहा है। अब क्या होता है, जब आप वन टाइम इस पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे बार्स क्लिक हो जाएंगे। एक बार और क्लिक कर लो, पहले क्लिक करोगे तो सारे बार क्लिक होंगे, एक बार और क्लिक कर लो तो यही बार क्लिक होगा। अब इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा सेट एज टोटल, इस पे क्लिक कर लो। जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना, एक बार क्लिक कर लो फिर एक बार और क्लिक कर लो, ये वाला आपका बार सेलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके सेट एज टोटल। सेम चीज आपको लास्ट वाले पे करनी है, लास्ट सैलरी जब आपकी बची है, ठीक है ना, और सेट एज टोटल, ठीक है। अब जो भी आपके नेगेटिव हैं उनको आपको रेड कलर में कन्वर्ट करना है और जो भी आपके पॉजिटिव हैं उनको आपको ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये रूल है बेसिकली वाटरफॉल चार्ट का। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली इसको इस फॉर्मेट में बनाता है, और एक्सेल में दिक्कत ये है कि एक्सेल के अंदर आप एक साथ सबको नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इन चारों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और एक साथ में प्लॉट कर दूं। आपको एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे कलर में जाना है, फिल में जाना है और इस तरीके से रेड कलर क्रिएट करना है। एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो फिलहाल नहीं कर रहा, मैं कर चुका हूँ ये ऑलरेडी, ठीक है, मैंने बना लिया अपना चार्ट। पर आपको एक एक करके चार्ट के इसके कलर चेंज करने हैं, ग्रीन में, रेड में। दिस इज योर waterfall chart. How your initial value is changing to final value step by step. ये आप इतने कर लो, इतने मैं आपको इसका प्रैक्टिकली आपको एक दिखा देता हूँ ऑनलाइन। This is your Gantt chart. Let me show you. Gantt chart आपको कहाँ दिख जाएगा, मैं वोडाफोन का ओपन कर लेता हूँ। ये तो आपका वो कैंडल चार्ट हो गया। ये दिख रहा है, इसमें कैंडल चार्ट और वाटरफॉल चार्ट दोनों है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का बेसिकली है आपका। तो यहाँ पे हाउ योर वैल्यू इज चेंजिंग, कैसे इंक्रीज हो रही है तो ग्रीन, जैसे जैसे नीचे जा रही है तो क्या है, रेड कलर दिख रहा है ना। दिस इज योर वन एग्जांपल ऑफ, ये कैंडल चार्ट और वाटरफॉल चार्ट दोनों का मिक्स है, ठीक है। ये जो बीच बीच में एक एक जो दिख रहे हैं ना आपको, ये कैंडल है, बीच में लाइन भी आ रही है ना, वो कैंडल है। और ये वाटरफॉल चार्ट भी है, देखो आपका यहाँ पे गिर रहा है नीचे, इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से। ये पर्टिकुलरली एक दिन का दिखा रहा है आपको कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 2:30-3 बजे तक, 3 बजे बंद हो जाता है ना, तो आपको किस तरीके से वेरी हुआ है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया, बीच में इतना इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना इंटरव्यूज में, दे माइट आस्क यू कि अच्छा इस चार्ट को कहाँ यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा कि वी यूज वाटरफॉल चार्ट इन द stock market analysis or financial analysis. We use Gantt chart in the project management. मतलब सर कोई भी चार्ट खोल देंगे, मतलब कोई भी चार्ट खोल देंगे, खोलेंगे नहीं यार, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है। वो आपसे पूछेंगे कि आपने, जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि व्हाट इज अ Gantt चार्ट, आपने बता दिया Gantt चार्ट क्या होता है, देन दे विल आस्क यू इसे यूज कहाँ करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना। कुछ चार्ट जो है, जो मैं भी आपको करा रहा हूँ स्पेशल चार्ट जो है, ये आप हर जगह यूज नहीं करते, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये जो वाटरफॉल चार्ट है इसको आप कभी कहीं पे भी यूज नहीं करोगे अनटिल अनलेस आप फाइनेंस इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर रहे, ठीक है? क्लियर है? हो गया वाटरफॉल चार्ट सबका? देन फाइनली ये चार्ट है जो तुम ना भी करो तो ठीक है, ठीक है? दिस इज रेडार चार्ट, ठीक है? पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा ये चार्ट। ये हम यूज करते हैं चार्ट, ठीक है? ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस चार्ट है, ठीक है? ये चार्ट हम यूज करते हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ओवर डिफरेंट केपीआईज। जैसे मेरे 3 केपीआई है, 3-4 केपीआई है, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इनोवेशन। ये 4-5 केपीआई है। केपीआई का मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऐसे कुछ फैक्टर्स जो आपकी कंपनी की या फिर किसी कैटेगरी की परफॉर्मेंस शो करते हो, ठीक है? जैसे टोटल सेल्स की मैं बात करूं, अगर सेल्स ज्यादा आ रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना? तो ये सब क्या है? केपीआई है। ऐसे मैंने ये 5 केपीआई क्रिएट कर दिए, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर अगर आपका ज्यादा है मतलब आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है ना? कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर अच्छा है मतलब आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, आप कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा दे रहे हो। इनोवेशन ज्यादा अच्छा मतलब आप टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आ रहे हो। अदरवाइज क्या होता है? नोकिया की तरह आप डूब जाते हो। तो इनोवेशन भी बहुत जरूरी है ना? तो ये 5 फैक्टर्स पे मेरे पास 3 कंपनी है, ठीक है? तो मैं इनके बीच में फाइंड कर रहा हूं कि इन 3 कंपनी के बीच में इन 5 फैक्टर्स को लेके कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो रेडार चार्ट, ठीक है? इसको आप दूसरे चार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं? मैट्रिक्स विजुअल ले लेते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? हम इसके लिए मैट्रिक्स चार्ट या फिर पाइवेट टेबल होती है ना आपकी नॉर्मल एक्सेल में, हम पाइवेट टेबल क्रिएट कर देते हैं इसके लिए, वो इनफ होती है। बट अगर आपको कुछ स्पेशल काइंड ऑफ चार्ट शो करना है तो वहां पे आप ये रेडार चार्ट शो कर सकते हो। कैसे करोगे? क्रिएट करना बहुत सिंपल है। डेटा सेलेक्ट कर दो, इंसर्ट गए, सेम देखो क्रिएट करने में कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। ऑल चार्ट रेडार बना दिया। मैंने आपको क्या कहा? देखो एक डेटा एंट्री वाला बंदा और आप में इतना ही डिफरेंस है कि आपको पता है कि एक चार्ट का मीनिंग क्या है और कहाँ यूज करना है। बना तो वो भी सकता है, देखो कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। डेटा सेलेक्ट करा, इंसर्ट में गए, क्लिक करा, बन गया, बन गया ना? अब इस रेडार चार्ट में देखना कैसे है इसको? ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन है आपकी कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए कौन सी है? ब्लैक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना आपको? आपके में बनी होंगी। तीनों लाइन क्या डिस्क्राइब करती है? डिफरेंट कंपनीज। जो चीज सेंटर से जितनी दूर है उतनी अच्छी, ठीक है? जो चीज सेंटर से जितनी दूर है उतनी अच्छी है। जैसे मैं इसकी बात करूं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की कौन सी वैल्यू है, कौन सी लाइन है? ऑरेंज लाइन। मेरे वाले में तो ऑरेंज है, आपके में कुछ और हो सकती है ना? क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर सकता है। तो मेरे में शो हो रही है कौन सी है? ये कंपनी है बी। मेरे में कंपनी बी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के सबसे पास दिख रही है, आपके में वो भी दिख रही है ना? तो अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा किसका है? कंपनी बी का, ठीक है ना? वहीं पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में कंपनी बी जो है सबसे कमजोर है। दिख रहा है आपको? सबसे नीचे है। रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में कंपनी बी जो है वो सबसे नीचे है, दिख रहा है ना? वही इनोवेशन में सबसे अच्छी है ना? और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एवरेज है, ठीक है? और सबसे बुरी है मार्केट शेयर में, मार्केट शेयर इसका सबसे घटिया है। तो इस तरीके से यू कैन एनालाइज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और कंपनीज और कंट्रीज अगर आपको डिफरेंट केपीआईज पे किसी को मेजर करना हो तो, ठीक है ना? जो आप ये देखते हो ना, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स को हम जो कंपेयर करते हैं वो कैसे कंपेयर करते हैं? ऐसे ही कंपेयर करते हैं। मुझे डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करना है कि कौन सा ब्रांड है, जैसे मुझे मेकअप का ब्रांड चेक करना हो तो कौन सा मेकअप का ब्रांड ऐसा है जो सबसे अच्छा है। तो उसमें हम 4-5 फैक्टर इंक्लूड करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट है। तो ऐसे 4-5 फैक्टर बना लिए और उसके बीच में फिर आपने रेडार चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी सबसे अच्छा काम कर रही है? 1 2 3 1 1
मुझे तो कंपनी बी ज़्यादा अच्छी लग रही है, भले इसका मार्केट शेयर थोड़ा सा कम है पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा है, इनोवेशन अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी इसका एवरेज है। बाकी ब्लू तो एवरेज एवरेज है ऑलमोस्ट हर जगह। ब्लू का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो सी अच्छी लगे देख लेना। ठीक है, सब भी सही है। हाँ सब सही है यार, सही है। ये तो मैंने देखो रैंडम नंबर्स कुछ डाल दिए हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर डाल दिया टू चेक थिंग्स। अदरवाइज जब आप इंडस्ट्री में इसको बनाओगे तो यू विल हैव रियल नंबर्स और वहाँ पे ज़्यादा करेक्ट शो होता है नंबर्स। ठीक है ना, इसको नहीं भी समझ में आए तो छोड़ देना, आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला जिंदगी में कि रेडार चार्ट क्या होता है। ये उन लोगों के लिए है जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, इस बात में अगर एक्सपीरियंस हम लोग होते हैं तो अगर कंपनी स्विच करते हैं यार जब कंपनी स्विच करोगे तब की बात अलग है ना, पहले जॉब ले लो तुम ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सर ये क्लियर? इंडस्ट्री किसी में यूज होता है या फिर डिमांड कम है इसकी? इंडस्ट्री में यूज होता है, क्यों नहीं होता, पर ऐसे यूज नहीं होता कि जैसे मतलब ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करते हम इसको। लेट जैसे अगर आप, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, आप टी शर्ट भी बेचते हो, आप जीन्स भी बेचते हो, आप फीमेल्स के लिए टॉप्स भी बेचते हो, क्लोथिंग में आप हर चीजें बेचते हो। अब आपको ये पता करना है कि मेरी जो क्लोथिंग के डिफरेंट सेक्टर्स है मेरे पास, टी शर्ट, टॉप्स, जीन्स, ट्रैक पैंट्स, इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मेरे कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे भी आप रेडार चार्ट बना सकते हो। बट हो क्या जाता है ना, यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज कम होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे वो बन जाएंगे, बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाएगा। मेक श्योर कि आपकी जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है वो 3, 4, 5 इससे ज्यादा ना हो। ठीक है ना, नॉर्मली इंडस्ट्री में थोड़ा कम ही। बीआई रिपोर्ट्स वगैरह के लिए यूज होता होगा सर ये? हाँ, पावर बीआई रिपोर्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हो, बट फिर भी बहुत कम यूज होता है, इतना यूज नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप एडवांस थोड़ा है उसके लिए है ये चार्ट। ठीक है, नॉर्मली हम नहीं करते यूज को, पर हाँ आपसे इंटरव्यूज में है ना ये चार्ट जरूर पूछे जा सकते हैं, वाटरफॉल चार्ट और गैंट चार्ट और ये कॉम्बो चार्ट, ये 3 चार्ट जरूर पूछे जा सकते हैं। ये एक फ्रेशर लेवल पे एटलीस्ट कॉम्बो चार्ट तो आपको आना ही चाहिए, वाटरफॉल चार्ट। ठीक है ना, गैंट चार्ट भी मैं भी ना पूछे आपसे क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस टीम आपकी यूज करती है। ठीक है, चार्ट्स यहाँ पे आपके खत्म हो गए। कोई डाउट चार्ट्स में किसी को भी? बहुत सिंपल है यहाँ चार्ट्स बनाने, क्लियर है? ओके देन, अभी जो टाइम बचा है थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है ना, एक फाइल ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, आपको डाउनलोड कर लो इस फाइल को। यही है ना आपका 330 की। मैंने आपको एक फाइल ऐड करी है, फाइनल क्लीन डेटा सेट, इसको डाउनलोड कर लेना। फाइनल क्लीन डेटा सेट के नाम से एक फाइल मैंने आपको अटैच करी है, जस्ट डाउनलोड दिस फाइल। हाँ, इसका नाम चेंज करना थोड़ा रह गया है। ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड कर लो। हो गई? ओपन कर लो एक बार, हो गई तो। ये मूवीज डेटा सेट है बेसिकली, आपका मूवीज इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ। मैंने आपको बताया टेबल वर्सेस रेंज क्या होता है, नहीं बताया? अभी नहीं बताया सर। ओके,
ये फाइल जल्दी से डाउनलोड कर लो। मैं पाइवेट टेबल तो हम कल ही शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पाइवेट टेबल बता चुका हूँ, हमने चार्ट्स में क्रिएट करा है, बट डिटेल में हमने नहीं करा है ना, तो हम कल कर लेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा टेबल्स के बारे में बता देता हूँ क्या होती है टेबल्स वगैरह। जस्ट ओपन दिस, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। हो गया? ओके, तो यहाँ पे ये जो आप डेटा देख रहे हो, मैंने आपको एक्सेल की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारे पास एक्सेल में कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं रेंज, बताया था। जैसे ये जो है आपका, ये क्या है, एक दिस इज अ सेल, ये एक सेल है ना, एक सेल है ना। और अगर मैं मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। जैसे मैं माउस से क्लिक करता हूं, ये क्या है, एक सेल है, और ये क्या है, एक रेंज है। क्लियर है? अब रेंज के साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि जैसे मेरे पास जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डेटा है मेरे पास, जस्ट डू वन थिंग एवरीवन, इस पे कंट्रोल ए कर लो। ये जो मेरा डेटा है बीच वाला, मूवी फाइनेंशियल्स करके, इस पे कंट्रोल ए करके सारा डेटा सेलेक्ट कर लो। मेक श्योर आपका हेडर भी सिलेक्टेड है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके से हेडर के ऊपर क्लिक करके फिर कंट्रोल ए करना। ठीक है, हो गया डेटा सेलेक्ट। नाउ आपके पास ऊपर ऑप्शन होगा टेबल डिजाइन करके, किसी के में डिजाइन ही होगा सिर्फ, एट द टॉप दिख रहा है, टेबल डिजाइन पे क्लिक कर लो, और यहां पे एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू रेंज, इस पे क्लिक कर लो। टेबल डिजाइन, पहले डेटा सेलेक्ट कर लो, टेबल डिजाइन में जाओ, टॉप पे होगा टेबल डिजाइन। पुराने वाले वर्जन में डिजाइन करके होगा सिर्फ, है ना, या फिर टेबल करके कुछ होगा। वहां पे एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज करके एक ऑप्शन होगा, मिल गया, उस पर क्लिक कर लो। हाँ, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, हो गया। अब वापस से कंट्रोल इस पे फॉर्मेट प्रिंटर अपना अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर लो व्हाइट, या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए। ठीक है, होम पे जाओ और क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, सारा डेटा सेलेक्ट करके होम में जाओ और क्लियर पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल मत कर देना, क्लियर डेटा मत कर देना, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, डन। इस तरीके का डेटा आ गया। कंट्रोल ए करके सारा डेटा सेलेक्ट कर लो, होम टैब में गए, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट। क्लियर? ठीक है, तो फिर हम टेबल डिजाइन क्यों लेंगे? टेबल से कन्वर्ट कराता रही, बताता हूँ मैं क्या होता है वो चीज। हो गया। अब एक चीज देखो, अब राइट नाउ ये जो डेटा है, मैंने आपको बोला ना कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है, रेंज होता है ना। राइट नाउ ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये एक्चुअली में टेबल नहीं है, ये क्या है, रेंज है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है ना ये। अगर मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ तो क्या है, मैंने बहुत सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए एक साथ, तो सेल्स है, ये कलेक्शन ऑफ सेल है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। अब इसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या होता है, लेट्स जस्ट से मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो लेट्स जस्ट से मुझे फाइंड करना हो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या फिर मुझे पता करना हो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, दिस इज योर प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला।
प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला देखो आप लोग, फॉर्मूले के अंदर क्या लिखा हुआ है, L2 डिवाइड बाय K2। L2 मतलब क्या है, L2 का मतलब क्या है, सर वो सिलेक्ट किया गया सेलेक्ट तो किया गया, पर L2 मतलब है क्या, वो एक सेल है। वो एक सेल है। पर एक जनरल इंसान को जिसको एक्सेल की नॉलेज नहीं है जिससे, उसे समझ में आएगा L2 क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता ना। तो ये जब हम कोई रेंज यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स यूज करते हैं, उस टाइम पे जब आप फंक्शंस लिखते हो तो आपका कैसे लिख के आता है, L2 A2 B3 C3 A2 B5, इस तरीके से लिख के आता है। वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, और ना ही उससे ये समझ में आता है कि आपका डेटा किस कॉलम का है, कहाँ से आ रहा है, किस टेबल का है। नाउ अगर मुझे यही सेम चीज देखो, ठीक है, अगर यही मुझे अगर किसी और दूसरी शीट में, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर मुझे यहाँ पे जाके एक्स लुकअप यूज करना है, यूज करना है एक्स लुकअप, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक मूवी आईडी को ले लेता हूँ 101, ठीक है। मुझे एक्स लुकअप यूज करना है यहाँ पे, तो मैं क्या यूज करूंगा, एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू हो गई मेरी 101, कॉमा कॉमा लुकअप एरे क्या होगी मेरी, यहाँ आऊंगा, ठीक है, और मूवी आईडी वाला सिलेक्ट करूंगा, ये है ना, डाउन, कॉमा रिटर्न वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मूवी का नाम चाहिए लेजिस से, तो इस तरीके से लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। मेरा नहीं आया आंसर, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, कोई बात नहीं। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये क्या है, 101। लुकअप एरे मेरा क्या है कि मूवी फाइनेंशियल टेबल, उसके अंदर पता नहीं है कौन सा कॉलम है, A2 से लेके A42 को देख के तुम समझ सकते हो कि कौन सा कॉलम है, नहीं समझ सकते ना। अगर मैं न्यू शीट पे इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता चल रहा कि कौन सी टेबल का कौन सा कॉलम मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो आगे जाके जब इसे आप सॉल्व करोगे और उसमें आप एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स को यूज कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डी वाला कौन सा था, ई वाला कौन सा कॉलम था, एफ वाला कौन सा कॉलम था, क्लियर, कंफ्यूज हो गए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेंज हम क्या यूज करते हैं, इंडस्ट्री में हम टेबल्स यूज करते हैं। बेनिफिट क्या है अभी आप देख लेना, इसको डिलीट कर दूं। एक और चीज, लेट जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी होती, अगर मैंने कोई बॉर्डर अप्लाई कर लिए होते और मैं न्यू कॉलम क्रिएट करता, तो मुझे वापस से बॉर्डर अप्लाई करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते। और ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, मुझे अगर ये हर रो के लिए चाहिए तो मुझे इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा, है ना। और अगर मुझे यहाँ पे नीचे टोटल चाहिए तो मुझे मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा, टोटल फंक्शन लगाना पड़ेगा, चाहिए करना पड़ेगा ना। अब देखो अगर हम टेबल यूज करते हैं तो क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर लो, आपको पूरा सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस कर दो, या फिर अगर कंट्रोल टी नहीं प्रेस करना तो कहीं पे भी क्लिक करके इंसर्ट में जाके वी हैव टेबल, इस पे क्लिक कर लो, कहीं पे भी क्लिक कर लो, इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर लो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरा का पूरा वो सिलेक्ट कर लेगा आपके टेबल को ऑटोमेटिकली, ठीक है। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट भी मत करो कहीं पे, बस डेटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर लेना एक बार। उसके बाद इंसर्ट के जाके टेबल पे क्लिक कर लो, या फिर अगर इंसर्ट में नहीं जाना तो कंट्रोल टी कर लिया। और मेक श्योर हमेशा इस पॉपअप के अंदर इस पे क्लिक कर लो, माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब क्या है कि मेरी टेबल का जो पहला रो है वो हेडर्स है, हेडर्स मतलब टाइटल्स है, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेना एंड देन क्लिक ओके। जैसे ही ओके करोगे इस तरीके की एक टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक है, बन गई। अब आप चाहो तो टेबल डिजाइन में जाके इसका फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो, आपको किस तरीके की चाहिए, ठीक है। फॉर नाउ मैंने ये वाली टेबल अच्छी नहीं दिख रही, ये वाली कर ली, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल एक सेल को भी ऐसे टेबल सेल को भी कर सकते हो, तो सेल डिजाइन है आपका। राइट नाउ हमने एक टेबल क्रिएट करी है, देखो डिफरेंस देखना आप इसमें क्या है। ये टेबल क्रिएट कर ली मैंने, ये सब पहले कर लो, ये टेबल क्रिएट कर ली ना। अब टेबल डिजाइन पे क्लिक करो,
टेबल डिजाइन के अंदर ये जो सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा टेबल नेम, सेलेक्ट करके नहीं सिर्फ कहीं पे भी क्लिक कर लो, पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट नहीं करनी, कहीं पे भी क्लिक कर लो, ऊपर टेबल डिजाइन का ऑप्शन होगा, वहां पे सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा टेबल नेम, टेबल नेम दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लेफ्ट में ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल 1, इसको हटा के इसका नाम लिख लेते हैं मूवीज। हाँ मूवीज लिख के एंटर दबा देना, अदरवाइज वो नहीं सेलेक्ट होगा। मूवीज लिख के एंटर दबा देना, ठीक है। नाउ आपकी टेबल का क्या नाम है, मूवीज। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो एक चीज, अब अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं तो उसके लिए मुझे न्यू कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो लेट मी फर्स्ट रीनेम द ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे मैं देखो ग्रॉस प्रॉफिट लिख के एंटर करता हूं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई अप्लाई। इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ। सर यहाँ पे कोई भी कर वहाँ पे मूवी, क्या मूवी लिख रहा है, लिखा है तो अच्छी बात है, पहले से आपने मूवी लिखा है तो ठीक है। अब यहाँ पे पहला मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू प्रॉफिट। देखो अब जिससे मैंने प्रॉफिट पे सिलेक्ट करा, क्या है ये L2 है, पर मेरे में क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, L2 से समझ में आता था क्या है, बट अब समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कॉलम है। प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे, रेवेन्यू से, लिख के आ रहा है रेवेन्यू, और जैसे मैं एंटर करूंगा सबके लिए आ गया, कोई ड्रैग नहीं करना आपको, नथिंग। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेबल्स। वन मोर थिंग, तो हम हमेशा एक्सेल को अगर टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत beneficial है। हाँ हमने बहुत- कैसे किया था ये दोबारा? सर एक बात वापस से बताऊं पूरा, हाँ नहीं मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेप मैं बता देता हूँ, मैं पूरा ही दिखा देता हूँ आपको, टेबल हम समझ मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। ये आपकी रेंज है। सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लो, उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इंसर्ट में जाके आपके पास टेबल का ऑप्शन है वो भी कर सकते हो। क्लिक ओके, टेबल बन गई आपकी, ठीक है। फिर देखो आपको डिजाइन में जाने की ऐसे जरूरत नहीं है, बट क्या होता है कि जो एक्सेल है ऑटोमेटिकली इसका नाम रख देती है टेबल 1 टेबल 2। हम टेबल 1 टेबल 2 से क्या समझ में आएगा आपको, है ना। तो वहां पे आप जाके इसका नाम चेंज कर सकते हो मूवीज, ठीक है, एंटर। तो सर कोई और भी ना रख, आपकी मर्जी, जिस तरीके का डेटा है वैसा नाम रखो। अगर सेल्स का डेटा है तो सेल्स नाम रख दो, कस्टमर्स का और ये डेटा। हमें नाम का लिखेगा कि हमने मूवीज रखा है, तो मेरे को सिर्फ यहीं पे दिख रहा है जब मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ। टेबल डिजाइन में ना, हाँ तो वहीं दिखेगा और कहीं नहीं, बस वहीं। नाम नहीं। भी नाम चेंज कर सकते हो ना, टेबल डिजाइन। सेव एज करके ना। हाँ ठीक है, टेबल डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ पे नाम चेंज करके उसको एंटर मार दो, नाम चेंज हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे जब भी आप कोई भी न्यू कॉलम क्रिएट करोगे, बस आपको कुछ नहीं करना, ग्रॉस टी लिख देता हूँ मैं आगे, बस आपको एंटर करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली सबके लिए कैलकुलेट हो जाएगा। इस पे क्लिक करा, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, ऑटोमेटिकली सबके आ गया। वन मोर थिंग, जैसे आप नीचे जाओगे सबसे नीचे, ठीक है, अब टेबल डिजाइन पे क्लिक कर लो, वापस से कर लो। पहले तो ये अप्लाई कर दो, ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है, ठीक है, लाइक दिस, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मिलियन आया ना। हम इंडस्ट्री में रेंज यूज नहीं करते, ठीक है, सिखाने के लिए ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूले लगते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, जब आप फॉर्मूले यूज करते हो तो इसमें थोड़े फॉर्मूले बड़े हो जाते हैं, दैट इज व्हाई मैंने आपको नहीं बताया सारी चीजें, ठीक है, शायद भूल गया आपके केस ठीक है। एनीवेज ये देख लो, ये कर लो जल्दी से, जस्ट अप्लाई दिस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू थिंग। एक्चुअली में बहुत लोग अगर आप जैसे वर्क करते होगे, जैसे आप एचआर हो, है ना, आप वर्क करते हो, आप भी रेंज यूज करते होगे, है ना। एक्चुअली में बहुतों को पता ही नहीं है, एक्सेल के अंदर टेबल करके टूल भी होता है। तो मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी में ना, इवन बड़ी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में भी वो रेंज ही यूज कर रहे हैं आज तक, वो कभी टेबल पे शिफ्ट ही नहीं हुए। जबकि एक्सेल में टूल है, बहुत सिंपल टूल है, जिससे आपके बहुत सारे काम है ना बहुत ईजी हो जाते हैं, ऑटोमेटेड हो जाते हैं। बहुत चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। हो गया यहाँ तक सबका। नाउ यहाँ पे एक चीज देखो, टेबल डिजाइन में आपके पास एक ऑप्शन है, टोटल रो का एक ऑप्शन होगा,
टेबल डिजाइन में आपके पास एक ऑप्शन होगा टोटल रो का, इस पे क्लिक कर लो। तो जैसे ही क्लिक करोगे एंड में एक रो क्रिएट हो जाएगी टोटल करके, टेबल के एंड में एक रो आ जाएगी टोटल करके, आ रही है। अब इसमें आप हर कॉलम का कुछ भी निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे 41 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो 41 क्या है आपका सम है, यहाँ पे नहीं काउंट आ रखा है ऑटोमेटिकली। अगर मुझे सम चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सम सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे एरर्स है कुछ, ठीक है, वो एरर सॉल्व कर दूंगा तो आ जाएगा। बट एनीवेज अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो सेम क्लिक करना है सम, यहाँ पे चाहिए, अगर एवरेज चाहिए तो क्लिक करो एवरेज, काउंट पता करनी है, जो आपको चाहिए बहुत सिंपली आपका आ जाता है। अदरवाइज आपको क्या लगाने पड़ते हैं, फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग। एक और चीज देखो, अब थोड़े से और बेनिफिट दिखाता हूँ आपको टेबल्स यूज करने के। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाऊं तो देखो क्या है मेरे कॉलम्स के नाम, मूवी आईडी है यहाँ पे, मुझे मूवी आईडी से टाइटल निकालना है ना, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ठीक है। मेरी मूवी का सॉरी मेरी उसका नाम क्या है, टेबल का नाम मूवीज, मुझे सिर्फ यहाँ पे मूवीज लिखनी है, ऑटोमेटिकली नीचे आ गई, कोई जाके सेलेक्ट नहीं करना मुझे उस टेबल में जाके, एमओवी लिखा नीचे आ गई मूवीज, टैब दबा के सिलेक्ट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा कॉलम आ रहे हैं सारे नीचे, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको करके नहीं दिखा रहा पूरा, ठीक है, इस तरीके से ठीक, मैं आपको थोड़ा सा और कुछ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू MOV लिखा मैंने, मूवीज टेबल आ गई नीचे, स्क्वायर ब्रैकेट, आपको जो भी कॉलम चाहिए, जैसे आपको मूवी आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी हो तो मूवी आईडी सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट, एंटर। ये तो दूसरी शीट है ना, ये शीट 2 है, आपकी मेन शीट तो ये है। सर ये ऑटोमेटिकली लिंक हो रही है क्या दूसरी वर्कशीट में? लिंक नहीं हो रही, आप बस आपका वहां का डेटा आप यहाँ ले आ रहे हो। आपने बेसिकली क्या करा है, एक मूवी नाम की टेबल क्रिएट कर दी है ना, तो उस नाम से आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे उस टेबल का पूरा डेटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं सेम चीज कर सकता हूँ, मूवीज, बस नाम लिखना है मूवीज का, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऑल करके एक ऑप्शन होगा, तो वो ऑल है, ऑल से आपका डेटा प्लस हेडर्स दोनों आएंगे। आपको डेटा चाहिए तो सिर्फ डेटा, हेडर्स चाहिए तो सिर्फ हेडर्स, टोटल चाहिए तो टोटल्स, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए या फिर सिर्फ हेडर्स चाहिए तो हेडर्स सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सिर्फ हेडर्स आ गए। मैनी थिंग्स यू कैन डू, ठीक है। और मैं आपको इस पे एक एक्स लुकअप लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मुझे 101 का फाइंड करना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 101 लिख लेता हूँ। वैसे पता नहीं क्यों आएगा नहीं, शायद से डेटा में थोड़े से इश्यूज है इस वाले में। एक्स लुकअप, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो गई, ठीक है, कॉमा, लुकअप एरे क्या होगा, कंटेंट में, सॉरी मूवीज फाइनेंशियल में जाओगे आप, है ना। आप डायरेक्टली भी वहां पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर ऐसे भी कर दो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लुकअप एरे क्या होगा, ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो आपने टोटल क्लिक कर रखा है, कॉमा, रिटर्न एरे क्या होगा, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मेरा आ नहीं रहा, पर यहाँ पे इसको देख लो, फॉर्मूला देखो, A1 लुकअप वैल्यू, समझ में आ रही है। लुकअप एरे क्या है आपका, मूवीज टेबल के अंदर मूवीज आईडी कॉलम, यहाँ पे समझ में आता है कि मेरा लुकअप एरे है क्या। अगर अदरवाइज अगर आपने रेंज वाला यूज करा होता तो वहां पे क्या लिख के आता, B2 से लेके समथिंग समथिंग वैल्यू। रिटर्न एरे क्या है, मूवीज के अंदर टाइटल। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख के ना समझ में आता है। आपने अगर इस तरीके का फॉर्मूला लिखा है तो कोई दूसरा यूजर है ना, कोई प्रोजेक्ट में कोई दूसरा आपका टीममेट है, वो अगर आपका चेक करता है या फिर आपका मैनेजर, तो वो देख सकता है कि अच्छा इस टेबल का ये कॉलम आप एक्सेस कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है ना, एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, B2 को देखो जाके, C2 में क्या इशू आ रहा है, दिमाग खराब हो जाता है उसको देख के, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ टेबल्स आप बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। नॉर्मली इंडस्ट्री में हम टेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। इवन जो आपका पावर BI है,
उसके अंदर जो आप नॉर्मल टेबल को जब सबमिट करते हो, अपलोड करते हो, तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है। और पावर बीआई के अंदर जितने भी टेक्स्ट फंक्शंस हम यूज करते हैं ना, वो इसी तरीके से यूज करते हैं। पहले टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम, पहले टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम, लाइक दिस। क्लियर है? पर ये मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? मैंने क्या गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे? कुछ तो इश्यू है मेरे डेटा में। नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। दिक्कत क्या है, मैंने आपको बोला ना, हमेशा में डेटा क्लीनिंग करते हैं तो उस टाइम पे देखना चाहिए हमारा डेटा टाइप क्या है। इस पर्टिकुलर जो कॉलम है, इसका डेटा टाइप राइट नाउ टेक्स्ट सेलेक्टेड है, और मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ? नंबर पास कर रहा हूँ। तो इसको होम टैब में जाके होम टैब में जाके देखो, मैं यहाँ पे जाके इसको नंबर्स अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, मे बी ये सॉल्व हो जाए। इस तरीके से नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक और यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन डालना पड़ेगा वैल्यू के अंदर ये डालना पड़ेगा, मे बी नाउ इट विल वर्क। फिर इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना पड़ेगा, हाँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फिर इसको मुझे वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर मुझे पुरानी चीजें ये डिलीट करनी पड़ेंगी। अब शायद ये वर्क करे। आ गया शीट 2। अच्छा, मैंने वही उड़ा दिया। इसका नाम रखेंगे मूवी आईडी। ठीक है, और यहाँ पे जाके वापस से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, मूवीज टेबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट मूव आईडी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। आ गया आंसर? क्या करा था वो सब मत पूछना, ठीक है। केजीएफ चैप्टर 2 मेरा आ गया। बेसिकली कुछ नहीं करा था, जैसे आपका यहाँ पे देखो एरर था डेटा टाइप का, जो हमारी मूवी आईडी थी वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गई थी। तो जब आप यहाँ पे आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और आप फॉर्मूला तो करा मैंने अभी, लबड़ा देख लो, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा डेटा था वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, और जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था यहाँ पे, तो ये मेरी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप न्यूमेरिकल को मैच कर रहे हो टेक्स्ट के साथ, तो आंसर नहीं आने वाला है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका डेटा है, इसको जो मूवी आईडी है इसको न्यूमेरिकल करनी पड़ेगी। उसके लिए एक तो तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने, क्या कर दिया यार मैंने, कोई गड़बड़ कर दी, मल्टीपल जगह पे सिलेक्ट कर दिया। ये चीज पता है, गलती मत कर देना, मुझसे बहुत बार हो जाती है कि जैसे आपने किसी फॉर्मूले पे क्लिक कर रखा है और उसको क्लोज करे बगैर आप कहीं और क्लिक कर देते हो, वो पूरा फिर हो जाता है। यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर सबसे पहले बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका है कि पहले कॉलम सेलेक्ट कर लो पूरा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। उसके बाद होम टैब में जाके, अगर इससे हो पाए, वैसे बहुत बार नहीं हो पाता, यहाँ पे जाके डेटा टाइप कन्वर्ट करके देख लेना, नंबर्स पे क्लिक कर लेना, वो कन्वर्ट कर देगा। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो उसके बाद आपको फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है वैल्यू करके, इक्वल्स टू वैल्यू। ये वैल्यू फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको नंबर्स में, इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये टेक्स्ट है तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। वही मैंने करा, इसको क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, सबका आ गया। अब एक और चीज है, मैंने ये तो कर दिया, मुझे अब ये कॉलम नहीं चाहिए, डिलीट करना पड़ेगा ना। पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है ना, फॉर्मूला किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर इसको डिलीट करूंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा ना। देखो मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, हो गया, ये 0 हो गया। तो क्या करें फिर, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। फिर मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज आपको। फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी यहीं पे, और यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यूज, मतलब हम सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मूले को पेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ आप इसे डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दो। इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग करते हैं नॉर्मली, ठीक है। नाउ आपके आंसर वगैरह आ रहे होंगे। अब वापस से मेरा कॉलम का नाम चेंज हो गया, ठीक है ना।
तो आप कर सकते हो। इतना ही करेंगे आज, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास टुमारो। इसके बारे में पूछेंगे। किसके बारे में पूछोगे? टेबल के बारे में? सर प्लीज अभी याद है। बहुत सिंपल है यार टेबल तो। नहीं स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा घबरा गए। घबरा गए थे? नहीं प्रॉब्लम आ गया उसमें। कोई नहीं, ठीक है, ये देख लेना है, बहुत अच्छा सर टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली शीट थी, इसको हमने यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है वो डिजाइन, पहले आ रहा था यहाँ पे। डिजाइन तब आएगा जब आपकी टेबल होगी। हाँ तो वो कैसे किया था ये? आपकी जो रेंज है, हाँ, ठीक है, उसको मैंने सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करो आप। चलिए बात कर अरे यार कितनी बार करके दिखाऊं मैं तुम्हें? फिर नीचे टिक मार्क करना है, फिर ओके करना है ना? हाँ, हाँ। ये देखो वापस से, मेरा भी हो रहा है। ये मेरा है टेबल, हाँ मैंने सेव कर दी क्या फाइल्स? ठीक है, मैं इसको सबसे पहले रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी टेबल है और उसे रेंज में कन्वर्ट करना हो, जैसे अभी हमने रेंज से टेबल कन्वर्ट करा, टेबल से रेंज में, टेबल पूरी सिलेक्ट कर लो, टेबल डिजाइन में गए और कन्वर्ट टू रेंज। अब ये रेंज में बन चुकी है। आपको फॉर्मेटिंग वैसी दिख रही होगी, पर अब ये टेबल नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है? सबसे पहले आपने यही करना है। सबसे पहले मैंने यही करवाया था आपको, ठीक है? अब ये रेंज है, अब मुझे रेंज से टेबल में जाना है, तो कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लो, ठीक है? नहीं भी करोगे तो भी हो जाता है। इंसर्ट में गए, टेबल पे क्लिक करा एंड देन ओके, अभी टेबल बन गई। सिंपल है बहुत, यूज बहुत है इसके, ठीक है? क्लियर है सबको? और मैंने आपको ये भी बताया ना, एक फार्मूला आपने डाला था लास्ट में ही करके। वैल्यू नहीं स्टार्टिंग में जब ये बता रहे थे फार्मूला डाल रहे थे आप शायद। यहाँ तो प्रॉफिट, कंट्रोल टी के बाद करने के बाद हमने फार्मूला डाला। फॉर्मूला डाला था ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, हाँ, हाँ। तो वो फॉर्मूला थोड़ी है आपने। सर वही मैं पूछने जा रहा था, मतलब क्या क्या मतलब ऐसा क्यों नहीं है, मतलब मैं तुम्हारा, कॉलम को सिलेक्ट करना था ना इसलिए। जैसे आप नॉर्मली जब रेंज होती है आप तब आप डेटा सेलेक्ट करते हो तो आपके पास A1 A2 आता है। हाँ यहाँ पे अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास पूरी टेबल का नाम और कॉलम का नाम आता है, हाँ यही डिफरेंस है बस, ठीक है? ओके देन, लेट्स सी यू ऑल टुमारो, ओके।